आपने अपनी कब्र में जाना है, अपने इंटेंशन के साथ जाना है। आपने, अगर आपको लगता है कि नहीं भाई मुझे मेरी यूट्यूब की कमाई हराम ही लग रही है, तो फिर आप मत कीजिए। मुझे मेरी यूट्यूब की कमाई अगर आएगी, मैं ऐसा कोई यूट्यूब की अर्निंग नहीं कर रहा अभी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अगर मैं करता हूँ और हमारे किसी इदारे के कुछ मोनेटाइजेशन आती है, तो तब मैं मुझसे क्वेश्चन किया जाएगा। अभी तो मुझसे कोई क्वेश्चन भी नहीं किया जा सकता। अगर मैं आगे चल के ऐसा कुछ करता हूँ, ऐसा कोई निजाम स्टैब्लिश करता हूँ कि चलो वो उस प्लेटफॉर्म को चलाने के लिए उसको मोनेटाइज कर दें, ताकि उसके अंदर अर्निंग आनी शुरू हो, ताकि वो प्लेटफॉर्म चल सके, सस्टेनेबल हो जाए, तो मैं तब आपको जवाब दे भी दूंगा, मैं आपसे डिस्कस भी करूंगा। अभी मैं इस पोजीशन में ही नहीं हूं, ना मैं उस पाथ पे हूं कि जहां मेरे किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अर्निंग आ रही हो। तो इसलिए आपने भी यही सोच के अभी अपना कॉज को फोकस करना है। अभी कंस्ट्रेंट कम से कम, रुकावटें कम से कम रखें। ये जो मैंने अभी आपको ब्लॉकचेन का मैकेनिज्म बताया, इसको आपने याद रखना है, क्योंकि ये ब्लॉकचेन का मैकेनिज्म हमने वसीला में अभी अनकरीब बहुत जल्दी इंट्रोड्यूस कर देना है। अब कुछ फाइनेंस की टर्म्स आगे चल के आप सीखेंगे कि ये लेजर कैसे होता है, लेजर में क्रेडिट डेबिट कैसे होते हैं, फिर ट्रेड कैसे होती है, फिर उस अब पहले मैं आपको ये बता दूं ये क्या है। जब इकोनॉमी क्लैप्स हो रही होती है पाकिस्तान जैसे मुल्कों में, तो वहां पे फॉरेन करेंसी की वैल्यू का रेट बढ़ जाता है। आपको याद होगा, जो मेरी उम्र के होंगे उनको तो बिल्कुल पता है कि एक वक्त में मैंने बचपन में 15 रुपए का डॉलर भी देखा हुआ है। बिटकॉइन ने $80,000 अ कॉइन देखा, और ड्रॉप डाउन टू $15,000 देखा, तो कितने ही लोग हार्ट फेल से मर गए। दुनिया के सारे बिलियनियर्स इन डॉलर्स ने अपने सारे पैसे बिटकॉइन से निकाल लिए, और बिटकॉइन 8,000, 10,000, 15,000 इस पे आ गए। मेरे लिए ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये देखना कि मेरे किसी यूट्यूब के चैनल पे या इंस्टाग्राम पे या किसी हैंडल पे किस वक्त कौन सा इश्तेहार चल गया, और उस इश्तेहार की बिना पे मेरे अकाउंट में कितने पैसे आ गए, और उसने मेरे सारे उन पैसों को हराम कर दिया। दिस इज इम्पॉसिबल फॉर मी टू प्रैक्टिकली इवेल्युएट। आई एम सो सॉरी। आई विल नॉट आई विल नॉट कंसिडर दैट हराम। बट ये सोचना है मुझे तो आपने ये, हर वक्त के, इट इज नॉट द नंबर ऑफ पीपल, द नंबर ऑफ व्यूज दैट मैटर, इट इज द इम्पैक्ट दैट मैटर्स। इम्पैक्ट अगर एक शख्स पे भी किसी बात का आ जाता है, तो उस शख्स की जिंदगी और उससे एसोसिएटेड लोगों की जिंदगी जो है, उस पे आपकी बात का असर आ गया। 1 मिलियन लोगों तक भी रीच हो और किसी की जिंदगी में कोई बेहतरी ना ला सके हम, तो उस 1 मिलियन के फिगर का कोई फायदा नहीं। अच्छा, हाँ जी, ये अच्छा सवाल है, हलाल और हराम का एड्स के थ्रू। देखिए, मैं आपको दो चार चीजें बताता हूँ। जो आप लोगों ने, लेट मी पुट इट दिस वे, कि अभी पहली बात, आपके चैनल्स को मोनेटाइज होने में लगेगा वक्त। आई थिंक यूट्यूब का तो काफी स्ट्रिक्ट पॉलिसी है कि 1,000 सब्सक्राइबर्स हों और 4,000 और 5,000 वॉच आवर्स हों, और उसके बाद मोनेटाइजेशन स्टार्ट भी तब होती है जब एक सर्टेन अमाउंट ऑफ व्यूज की बेस पे एक $100 का फिगर टच हो, तब जाके आपके अकाउंट में पहला डॉलर आना शुरू होता है। ये तो हो गई एक बात, कि ये वो थ्रेश होल्ड बहुत हाई है। उस वक्त तक आप इस बारे में सोचें भी मत, उस वक्त तक आप अपनी एफर्ट्स कंटिन्यू रखें। जैसे ही आप मोनेटाइज होना शुरू हो जाते हैं, वो मुझे याद आ गया बड़ा खूबसूरत किस्सा। जो डॉक्टर जाकिर नाइक के टीचर थे, मेंटोर थे, उनका नाम था शेख अहमद दीदात। तो जब हम आपकी एज में थे ना, 20s में, तो हम शेख अहमद दीदात की सीडीज उस वक्त चलती थी, तो हम वो सीडीज सुनते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि उनकी एक सीडी थी, वो मालदीव्स गए अपने किसी ग्रैंड सेशन के लिए, जहाँ पे वो डिस्कशंस करते थे। तो वो सेशन चल रहा था, या तो वो सेशन चल रहा तो मालदीव्स में, तो उधर किसी ने पूछा कि क्या घर में कुत्ता रख सकते हैं। तो शेख अहमद दीदत आगे से कहते हैं कि इट इज सो स्ट्रेंज दैट आई फाउंड आउट। अब मुझे नहीं पता अब क्या हिसाब किताब है, ये मैं आपको बात बता रहा हूँ 90s की। तो कहते हैं इट इज स्ट्रेंज दैट आई फाउंड आउट दैट देयर इज नो, कितनी पुरानी बात याद आई मुझे। तो अहमद दीदात कहते हैं कि यू डोंट इवन हैव काउज, आई एम सो अमेज्ड, वेयर आई कम फ्रॉम पीपल वर्शिप काउज। जो चीज आप पे अप्लाई नहीं होती, उसको आपने फौरी तौर पे उसका एक वो नहीं बनाना। क्या सर, इसके साथ साथ एड फ्रेंडली है,
ओके ओके, ये तो अच्छी बात बताई हमजा ने। लेकिन अच्छा, अब देखिए, मैं हो सकता है जिस शख्स के फतवे के ऊपर, यानी जिस शख्स की किसी फिलॉसफी से मैं रिलेट कर सकता हूँ अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को, हो सकता है आपको वो शख्स अपील ना करता हो। हम लोग बड़े आराम से, बड़े आसानी से किसी सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करते हुए किसी भी स्कॉलर की गुफ्तगू से अपने इजी एक्सक्यूजेस निकाल लेते हैं। एक स्कॉलर की बात पे एक चीज हमें समझ आ जाती है, दूसरे स्कॉलर की बात पे दूसरी चीज समझ आ जाती है। हम किसी भी एक मुफ्ती को या एक स्कॉलर को सब चीजों पे अप्लाई नहीं करते। जो गैर मुकल्लिद लोग होते हैं मेरे जैसे, मैं अपने आप को गैर मुकल्लिद समझता हूँ। गैर मुकल्लिद कौन होता है? जो किसी एक फिक की, सर्टन फिक की तकलीद नहीं करता, जो मुख्तलिफ फुकहा के एक्सपीरियंस, एक्सपोजर और उनकी तालीमात से इस्तेफादा करता है, जो तमाम के तमाम फुकहा को एक न्यूट्रल ग्राउंड से, विदाउट 100% तकलीद से सुनते पढ़ते हैं, और फिर वो देखते हैं कि किसकी कौन सी बात से वो रिलेट करके अपने आप को, अपने मामलात को उसके ऊपर लेके चलते हैं। तो मैं ज़ाती तौर पे जो सोशल मीडिया, अब ये बहस कहीं और चले आगे चली जाएगी, लेकिन अच्छा है, क्वेश्चन ट्रिगर्स अनदर सेट ऑफ क्वेश्चंस। जैसे बिटकॉइन है या डिजिटल करेंसी है, देयर इज अ स्कूल ऑफ थॉट दैट डज नॉट consider the earning of Bitcoin trade and these sort of currencies trade halal. I personally believe कि it is not that black and white. मैंने, क्योंकि मैं इस पूरी ब्लॉकचेन, इस डिजिटल करेंसी के एक्सचेंज, इस डिजिटल करेंसी की ट्रेड और इन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स, इन सब को मैंने बहुत डिटेल में प्रैक्टिस किया हुआ है, स्टडी किया हुआ है। और मैंने बाकायदा तौर पे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर स्ट्रेटजीज बेस्ड ट्रेडिंग रोबोट्स भी बनाए हैं, और कुछ लोगों के साथ मिलकर रोबोट्स बनवाए हैं। मेरे स्ट्रेटजीज के ऊपर बने हुए ट्रेडिंग बॉट्स लोग यूज करके फॉरेक्स ट्रेडिंग में, फॉरेन एक्सचेंज की ट्रेडिंग में भी उनको अप्लाई करते हैं। और आज भी मुझे शुक्रिया के मैसेजेस आते हैं, थैंक यू करते हैं वो, कि मेरे सर्टन स्ट्रेटजीज के ऊपर बॉट्स ने उनकी ट्रेडिंग को काफी इंप्रूव किया, उनकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज को, उनको उनको काफी अवेयरनेस दी इस चीज में कि स्ट्रेटजीज कैसे बनती हैं, बॉट्स कैसे बनते हैं, बॉट्स ऑन देयर ओन कौन कौन सी स्ट्रेटजीज पे काम करते हैं। अब इसमें ना थोड़ा सा मैं कैसे कोशिश करूं कि आपको थोड़ा सा इस पे समझा दूं। जो मैं बार बार जोर दे रहा हूँ ना डेमोग्राफिक्स पे, वो जोर मैं किस लिए दे रहा हूँ? क्योंकि आगे चल के आपके प्रोसेस को हमने करना है मोनेटाइज, ताकि अब आपकी अर्निंग स्टार्ट हो। तो जो ऑनलाइन ट्रेडिंग होती है ना, अब आपने एक चीज गौर से समझनी है। ऑनलाइन ट्रेडिंग में एक होती है CFD। CFD क्या क्या होता है? कॉस्ट फॉर डिफरेंस। कॉस्ट फॉर डिफरेंस क्या होता है कि मिसाल के तौर पे मैंने बिटकॉइन लिया या इथेरियम लिया, चाहे इथेरियम और बिटकॉइन नहीं लिया, उसके कुछ अपने अपने कुछ पैसे, $5, $10, $50, वट एवर, मैंने उसमें इन्वेस्ट किए और किसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर। अब ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म क्या होता है? ये सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशंस होती हैं जो ग्लोबली इंटरनेशनल ट्रेडिंग, इंटरनेशनल ट्रेड से लाइव कनेक्टेड होते हैं। इसमें बेतहाशा सर्वर्स हैं जो पूरी ग्लोबल, ये थोड़ा सा ब्लर्ड है, जहां जो समझ नहीं अब, क्योंकि वो मेरे
जी, मेरे उससे बाहर मैं कोशिश करता हूँ कि अब ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जितने हैं ये लाइव अपडेट्स दे रहे होते हैं, हर वक्त लाइव होते हैं। उसमें एक एक पल में जो जो मार्केट ऊपर नीचे आ रही होती है, वो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के पीछे सर्वर्स होते हैं, ट्रेडिंग सर्वर्स होते हैं जो रेगुलर अपडेट दे रहे होते हैं। ऑल्दो मैं आपको कुछ ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड आगे चल के बताऊंगा, जब हम ट्रेडिंग में, जब हम आप जरा, अगर आप लोग मेरी डेमोग्राफिक्स वाली बात को सीरियस लेना शुरू करें और जरा हाई स्पीड पे आ जाएं, तो मैं आपको बहुत एडवांस लेवल पे इन सारे मैकेनिज्म को प्रैक्टिकली आपको साथ लेके चलूं। आप दिन दिन में अपनी कैपेसिटी में रहते हुए 2-2, 5-5, 10-10 हजार डॉलर बना सकते हैं। इस टाइम लोग बना रहे हैं, एक एक दिन में इस स्पीड में लोग बनाते हैं, जब उनको इन चीजों की सेंस स्टैब्लिश हो जाती है, हाउ डज इट वर्क, जो ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड हैं वो पता चल जाती है। आप डेमोग्राफिक्स के ऊपर एक दफा आ जाएं तो मैं आपको बहुत सारे चीजों का ऐसा ऐसे गुर बता दूंगा जो मैंने बड़ा टाइम लगा के सीखे थे कि हाउ डज दिस सिस्टम वर्क। मेरा इंटरेस्ट इन चीजों में नहीं था, मेरा इंटरेस्ट इन चीजों में है। जब आप डेमोग्राफिक्स में इन हो जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि हम वसीला में ये कौन कौन से इसके मैकेनिज्म्स इनकॉर्पोरेट करेंगे कि वसीला इटसेल्फ स्टार्ट्स। आज मैंने थोड़ी सी झलक बताई थी कि वसीला को हमने क्या बनाना है, एक ब्लॉकचेन। ये जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूं ना, ब्लॉकचेन, इसको आपने आज किसी टाइम गूगल करके थोड़ा सा पढ़ना है कि ये ब्लॉकचेन होती क्या है। ये ब्लॉकचेन बहुत रीसेंट डेवलपमेंट है, टर्म बहुत रिसेंटली इस्टेब्लिश्ड टर्म है ऑफ द ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ मैनकाइंड। आई रिपीट, this is a very recently established term for the oldest trading mechanism of mankind. अब चूंकि डिजिटाइज हो गया सब कुछ, अब internet of things and these sort of new terms come into play, then certain aspects are redesigned, reshaped into new words which may seem very new and flashy and flamboyant, but they are actually the mechanism behind these terms is the oldest mechanism of the early days of mankind's establishment on the planet. वसीला जब अपना एक ब्लॉकचेन एस्टैब्लिश करेगा तो ब्लॉकचेन का मतलब होता है सब कुछ एक ही सिस्टम में रहते हुए पैरेलल फ्रॉम द एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड, ये अपना एक क्लोज्ड स्ट्रक्चर बना लेते हैं और उसी के अंदर रोटेट करते हैं। और उसका जो लेजर होता है जिसमें अकाउंट्स मेंटेन होते हैं, वो लेजर उसके एक एक पैसे की ट्रेड का हिसाब रखता है। अब कुछ फाइनेंस की टर्म्स आगे चल के आप सीखेंगे कि ये लेजर कैसे होता है, लेजर में क्रेडिट डेबिट कैसे होते हैं, फिर ट्रेड कैसे होती है, फिर उस अब पहले मैं आपको ये बता दूं ये क्या है। सीएफडी कहते हैं जब मिसाल के तौर पे बिटकॉइन ग्लोबल मार्केट में एक्स अमाउंट ऑफ डॉलर्स पे चल रहा है और अचानक से किसी भी वजह से, बेतहाशा वजूहात होती हैं किसी करेंसी के ऊपर नीचे होने में, किसी वजह से वो ऊपर जाता है, तो उसने आज की तारीख का पॉइंट सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक मिसाल के तौर पे उसने एक सर्टेन पॉइंट्स जंप किए। इट इज टू, अब जब ये कोई भी करेंसी या कोई भी कमोडिटी जब अपने एक सर्टेन पॉइंट से ऊपर जाती है और फिर एक सर्टेन पॉइंट से नीचे जाती है ऐसे, तो ये एक पोर्शन है जिस पोर्शन में इस करेंसी के खरीदने वाले को नफा या नुकसान होगा। मैं रिपीट करता हूं, मिसाल के तौर पे मैंने 1 रुपए की कोई चीज लेके किसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे अपना सरमाया उसमें 1 रुपए का डाला और वो उसका उस वक्त उसका रेट 1 रुपया था
और ग्लोबल मार्केट में शिफ्ट्स की वजह से रात तक उसकी कीमत ₹1.50 हो गई अगर, तो ये 50 पैसे मैंने कमा लिए। आई मेड दोज 50 रुपीज, 50 पैसेस, ₹1.50, आई मेड दोज 50 पैसेस इन अ स्पैन ऑफ 12 आवर्स, सुबह 9 से रात 9 बजे तक। ये जो मैंने 50 पैसे बनाए और यहां से मैंने अपनी करेंसी, अपनी इन्वेस्टमेंट पुल आउट कर ली। समझिएगा इस बात को। जैसे ही मैंने सुबह 9 से रात 9 तक के ये यहां से यहां तक के डिफरेंस के पैसे पुल आउट किए, तो मैंने क्या कमाया? कॉस्ट फॉर डिफरेंस कमा लिया। ये CFD ट्रेडिंग होती है, जिसको ट्रेडिंग की जबान में कहते हैं, कहां तक नजर आ रहा है, स्कैल्पिंग। स्कैल्प किसे कहते हैं? ये जो हमारे बाल जिस स्किन से निकलते हैं ना, इसको हम कहते हैं स्कैल्प। स्कैल्पिंग होता है ऐसे करके छीलना, यानी जितनी देर में करेंसी ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है, मैं उस पर पैसे लगा के डाल रहा हूं, निकाल रहा हूं, डाल रहा हूं, निकाल रहा हूं, इसको स्कैल्पिंग की टेक्निक कहते हैं ट्रेडिंग में। स्कैल्पिंग कॉस्ट फॉर डिफरेंस के मैकेनिज्म में फॉलो करती है। स्कैल्पिंग भी होती है, और भी बेतहाशा टेक्निक्स होती हैं, लेकिन ये CFD की कैटेगरी में, हेडिंग में फॉल करती है। दूसरा तरीका क्या होता है लॉन्ग टर्म ट्रेड का? लॉन्ग टर्म ट्रेड में क्या होता है कि आप कोई भी करेंसी या डिजिटल करेंसी या कमोडिटी, कमोडिटी यानी गोल्ड, ऑयल, आप वो लेके रखते हैं और फिर आप 2-2 महीने, 3-3 महीने, 1-1 साल तक उसको छेड़ते नहीं है, पैसे पुल आउट नहीं करते, और उसकी फोरकास्ट देखते हैं और फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की स्पेकुलेशंस देखते हैं कि गोल्ड ने या ऑयल ने या इवन डिजिटल करेंसी या फॉरेन एक्सचेंज, डॉलर्स, पाउंड्स, इन इन चीजों ने एक साल में स्पेकुलेशंस। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, पाकिस्तान में इकोनॉमी ऑन द डाउनवर्ड्स जा रही है, तो ये एक स्पेकुलेशन है फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की कि पाकिस्तान में अभी US डॉलर जो है 300 को क्रॉस कर जाएगा बाय द एंड ऑफ द ईयर, शायद 350 पे चला जाए। मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि जब इकोनॉमी कोलैप्स हो रही होती है पाकिस्तान जैसे मुल्कों में, तो वहां पे फॉरेन करेंसी की वैल्यू का रेट बढ़ जाता है। आपको याद होगा, जो मेरी उम्र के होंगे उनको तो बिल्कुल पता है कि एक वक्त में मैंने बचपन में 15 रुपए का डॉलर भी देखा हुआ है, 20 रुपए का, 25 रुपए का भी देखा है, और मुशर्रफ के दौर में हमने 50 रुपए का भी डॉलर देखा हुआ। आज 270, 280 रुपए का डॉलर है, बीच में 300 भी क्रॉस कर गया था। तो स्पेकुलेशंस क्या बता रहे हैं कि ये डॉलर अभी मजीद ऊपर जाएगा, तो लोग क्या करते हैं कि डॉलर बाय करके रख लेते हैं, और वो कहते हैं कि बाय द एंड ऑफ द ईयर व्हेन आई एम बाइंग द डॉलर्स एट से 278 odd rupees and now I'm going to put this money there, I'm going to save it there, I'm not going to change my dollars until the end of the year। जब डॉलर 350 का हो जाएगा, मिसाल के तौर पे अगर मैं $1000 ले लेता हूं और 50 रुपए का डिफरेंस एक साल में आ जाता है, 270 से 320 तक चला जाता है, ₹4 बना लिए। अब इसी तरह बिटकॉइन, इथेरियम, ऑयल, गोल्ड, इसी तरह आप लॉन्ग टर्म में 1 साल, 2 साल, 3 साल की ट्रेडिंग के लिए ये चीजें खरीद के इन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स में अपने पैसे उसमें ब्लॉक करते हैं, एंड देन यू वेट फॉर सर्टेन थिंग्स टू हैपन, द स्पेकुलेशंस टू टेक प्लेस। या आपको लगता है कि यार स्पेकुलेशंस तो ये कह रही थी और मुझे नुकसान हो रहा है, तो कई लोग इंतजार नहीं करते, सब्र नहीं करते, और या हालात दुनिया के चेंज हो जाते हैं और लगता है कि आप तो ऑपोजिट जाने लगे, तो लोग अपने इन्वेस्टमेंट्स पुल आउट करते हैं। बिटकॉइन ने $80,000 अ कॉइन देखा और ड्रॉप डाउन टू $15,000 देखा, तो कितने ही लोग हार्ट फेल से मर गए। दुनिया के सारे बिलियनियर्स इन डॉलर्स ने अपने सारे पैसे बिटकॉइन से निकाल लिए और बिटकॉइन 8,000, 10,000, 15,000 इस पे आ गए। अब बिटकॉइन ने दोबारा से पिकअप किया है और मेरे ख्याल है $25,000-30,000 के दरमियान कहीं पे आ चुका है। आई डोंट नो द रिसेंट, मैंने देखा नहीं, बट ये होता है कॉस्ट फॉर डिफरेंस, और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग।
ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं? अभी जब हम अपना वसीला का एक सर्टन मोनेटाइजेशन स्टार्ट करेंगे, तो मैं आपको ये बता दूं कि आपको लगेगा ऐसा कि पता नहीं हम हलाल कमा रहे हैं कि नहीं, हाउ आर वी मेकिंग दिस मनी, इज इट legit, it is it legal, is it halal, should we do this or not? ये सारे सवाल आपके जहन में आएंगे। और अगर आपको लगे एट एनी पॉइंट इन टाइम कि ऐसा है कि आपको आपकी अर्निंग जो है वो डाउटफुल लग रही है, वी विल टॉक अबाउट इट, वी विल एड्रेस इट, वी विल सी whether or not all of us are comfortable in doing this, and we will not do anything that does not satisfy our conscience, of course. ये तो इट गोज विदाउट सेइंग, ठीक है। अब जितनी भी सोशल मीडिया की अर्निंग है, चाहे वो यूट्यूब से है, इंस्टाग्राम से है, फेसबुक से है, मुझे तो ये भी नहीं पता कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स पाकिस्तान में मोनेटाइजेशन अलाउ करते हैं, कौन से नहीं करते। आई हर्ड के फेसबुक पाकिस्तान में मोनेटाइजेशन नहीं करता, और यू हैव टू हैव फॉरेन अकाउंट्स, मतलब फॉरेन हैंडल्स, वहाँ आपके एड्रेसेस से हैंडल्स बना के लोग उधर से पैसे कमाते हैं। लेकिन मैं आपको दो चार चीजें बताता हूं कि आपने अपने ऊपर क्या चीजें हलाल करनी है और क्या चीजें हराम करनी है। पाकिस्तान के जितने भी टीवी चैनल्स हैं इस वक्त शायद नजरियाती तौर पे ऐसे प्रोडक्ट्स के इश्तिहार चला रहे हैं जिन प्रोडक्ट्स को हम अपने ऊपर बॉयकॉट की सूरत में हराम कर चुके। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हराम कमा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो नजरियाती तौर पे या सियासी तौर पे इस पोजीशन में नहीं है कि वो आप जैसे बॉयकॉट को अपने ऊपर तारी कर सकें। इसलिए मैं उनकी कमाई को हराम नहीं कहूंगा जस्ट बिकॉज मैंने अपने ऊपर कोई इसराइली प्रोडक्ट हराम कर दिया है। मेरा कोई दोस्त KFC खा रहा है या मैकडोनल्ड्स अभी भी खा रहा है, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि वो हराम खा रहा है। हाँ, मैं ये जरूर सोच सकता हूं, अगर मैं ऐसा सोच रहा हूं कि भाई तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें नहीं पता तुम्हारा एक एक पेनी उन जेबों में जा रहा है जिन जेबों से पैसे निकलते हैं उन बैंक्स में जाने के लिए, जिन बैंक्स के पैसों के एवज गोलियां और एम्यूनेशन खरीदा जाता है, जो एम्यूनेशन हमारे मुसलमान बहन भाइयों पे चलाई जा रही। मैं ये अखलाकी तौर पे कह सकता हूं, मॉरली एथिकली उसको बता सकता हूं, लेकिन मैं रिलीजियसली उसको हराम नहीं कह सकता। मैं इसलिए रिलीजियसली उसको हराम नहीं कह सकता क्योंकि मेरा रिलीजन जिन चीजों को हराम कहता है मेरे ऊपर सिर्फ वो चीजें हराम हैं, या एक इतनी ग्रेव सिचुएशन स्टैब्लिश हो गई है कि एक सर्टन कमाई के ऊपर इजमाय उम्मत हो चुका है, इश्तिहार हो चुका है कि भाई ये फलां इदारे की फलां चीज की कमाई ही हराम है। तब आप कह सकते हैं कि या तो मैं किसी इज्तिहाद के खिलाफ इसको हलाल कह रहा हूं या इजमाई उम्मत के खिलाफ कह रहा हूं, तब मैं कोई रिस्की ग्राउंड्स पे हूं। और तब भी रिस्की ग्राउंड्स पे भी हूं, कोई इतना क्लियर ब्लैक एंड व्हाइट तब भी नहीं है। ब्लैक एंड व्हाइट वो चीजें हराम हैं जो अल्लाह ताला ने और अल्लाह ताला के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान और सुन्नत और सीरत मुबारक की सूरत में हमारे सामने अयां कर दी हैं, ब्लैक एंड व्हाइट, कि वो हराम है। बाकी कौन सी चीजें कौन से स्कॉलर या मुफ्ती के कागजों में हराम है, वो मौके की मुनासिबत से, मौके की मुनासिबत का मतलब यह है कि इस एरा में जो चीजें चल रही हैं वो आका अलैहिस्सलाम के एरा में नहीं थी, तो वो इस एरा में अपनी सोच, अपनी तालीम, अपने तजुर्बे, तज्जिए और अपने मुशाहिदे के बाद किसी चीज को ऐसी स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में रख रहे हैं कि वो हराम है। तो ये एक बहुत एडवांस्ड लेवल एक्टिविटी एक्ट है ऑन पार्ट ऑफ दैट मुफ्ती। इसीलिए कोई भी मुफ्ती अभी ऐसी चीजों को हराम हलाल कहने से गुरेज कर रहा है, क्योंकि जिस आयत में हराम चीजों की हराम होने की गुफ्तगू है उसमें आखिर में यह तक कहा है कि अपनी तरफ से किसी चीज को हराम करना भी हराम। सो द पॉइंट इज, अगर मेरे कंसेंट से
कोई ऐसी चीज मेरे चैनल पे प्रमोट होती है जो मेरे अकीदे से इतनी ब्लैक एंड व्हाइट क्लैश रखती है कि मैं कहूं कि हाँ जी, इस चीज का तो इश्तिहार भी मेरे चैनल पे चले तो वो इश्तिहार हराम है मुझ पे, तब जाके मैं कहूं कि यार ये जो एलिमेंट आ गया, ये इतना क्लियर आ गया। ऑनेस्टली स्पीकिंग, इसको इस लेवल पे इतनी डिटेल में जाके देखना पॉसिबल ही नहीं है, और अगर हो जाए पॉसिबल तो फिर प्रैक्टिकल उसका करना वाजिब हो जाता है मेरे लिए। ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये देखना कि मेरे किसी यूट्यूब के चैनल पे या इंस्टाग्राम पे या किसी हैंडल पे किस वक्त कौन सा इश्तिहार चल गया और उस इश्तिहार की बिना पे मेरे अकाउंट में कितने पैसे आ गए और उसने मेरे सारे उन पैसों को हराम कर दिया, दिस इज इम्पॉसिबल फॉर मी टू प्रैक्टिकली इवेल्युएट। आई एम सो सॉरी, आई विल नॉट आई विल नॉट कंसिडर दैट हराम। मुझे तो यह भी पता है कि अगर मैं बेध्यानी में रोजे में कोई चीज भी खा गया हूं और मुझे बाद में एहसास हुआ है तो मेरा रोजा नहीं टूटता। तो मुझे पता ही नहीं है, मेरे फरिश्तों को भी नहीं पता कि मेरे चैनल पे किसी ने जान के उस ऐसे मोमेंट में जब 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 उसको पता है कि व्यूअरशिप एक सर्टन, क्योंकि इनके एल्गोस बहुत स्ट्रांग है, इनकी 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 इनके बॉट्स बहुत स्ट्रांग है, इनको पता है कौन से रीजन के लोग किस वक्त कौन सा चैनल ज्यादा देख रहे हैं। ये हमें भी अपने एनालिटिक्स में वो बता रहे होते हैं। तो अगर ये देखते हैं कि फलां रीजन के लोग जो हैं उस वक्त ज्यादा चैनल देखते हैं या किसी का, और उस वक्त फलां प्रोडक्ट ऐसा है कि जो बिकेगा, तो वो उस एरिया के किसी प्रोडक्ट को चला देते हैं जो मैं देख भी नहीं सकता या मुझे पता भी नहीं चला, तो आई एम सो सॉरी, आई विल नॉट कंसिडर दैट इनकम हराम फॉर माई सेल्फ। चाहे कोई मुफ्ती करता हो उसको हराम, चाहे कोई स्कॉलर उसको हराम कहता हो, मैं उसको हराम नहीं कहूंगा। मैं हराम उसको जरूर कहूंगा जो मुझे पता हो या मेरी इंटेंट भी हो उसमें। मैं अपने इंटेंशन का जवाब दे हूं अपने रब के सामने, मैं अपने इंटेंट और उस इंटेंट पे बेस्ड अपने अमल का जवाब दे हूं। मैं किसी अनअवेयर जुर्म का कभी भी अपने आप को गुनहगार नहीं तस्लीम करूंगा। मैं अपना केस जजमेंट डे में भी अदालत में लड़ूंगा अगर मुझे ऐसा लगा कि मेरे इल्म से बाहर कोई चीज मेरे हिसाब में डाली जा रही है। तो वो चाहे अच्छी चीज भी डाली हो तो मैं एक दो पूछूंगा, भाई आपने ये कौन सी नेकी मेरे तराजू में डाल दी, प्लीज एक्सप्लेन टू मी। देन दे विल हैव टू टेल मी कि आपने फलां 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 ये काम किया था, उसके घूम फिर के कोई नेकी कोई दुआ आपके खाते में आ गई, तो मैं कहूंगा ओके, बिकॉज आई वुड वांट टू नो व्हाट यू पुटिंग इन माय अकाउंट। सो इसको इतना कॉम्प्लिकेट ना करें जितना कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। इसको सिंप्लीफाइड रखें, अपनी इंटेंशन ठीक रखें, और अगर आपकी निगाह से गुजरती है कोई ऐसी चीज कि जो आपके अकीदे से क्लैश होती है और आपके किसी कॉन्शियस में जाके किसी मोमेंट में किसी चीज को टच करती है कि ये ठीक नहीं हो रहा, तब आप अपने आप को रोकें उस चीज से। अगर आपको पता ही नहीं है और आप अपने नेक नीति से किसी चीज की तरफ जा रहे हैं और उसका कोई मोनेटाइज बेनिफिट आपके उस कॉज को भी बेनिफिट कर रहा है, तो और उसमें कोई हराम का एस्पेक्ट आपकी नीयत में भी नहीं है और आपकी विजिबिलिटी में भी नहीं है, तो आई वुड दिस इज जुबी ज़रियाब हाशमी सेइंग दैट आई वुड बी ओके विद दैट। आपने अपनी कब्र में जाना है, अपने इंटेंशन के साथ जाना है। आपने अगर आपको लगता है कि नहीं भाई मुझे मेरी यूट्यूब की कमाई हराम ही लग रही है, तो फिर आप मत कीजिए। मुझे मेरी यूट्यूब की कमाई अगर आएगी, मैं ऐसा कोई यूट्यूब की अर्निंग नहीं कर रहा अभी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अगर मैं करता हूँ और हमारे किसी इदारे के कुछ मोनेटाइजेशन आती है, तो तब मैं मुझसे क्वेश्चन किया जाएगा। अभी तो मुझसे कोई क्वेश्चन भी नहीं किया जा सकता। अगर मैं आगे चल के ऐसा कुछ करता हूँ, ऐसा कोई निजाम इस्टेब्लिश करता हूँ कि चलो उस प्लेटफॉर्म को चलाने के लिए उसको मोनेटाइज कर दें ताकि उसके अंदर अर्निंग आनी शुरू हो, ताकि वो प्लेटफॉर्म चल सके, सस्टेनेबल हो जाए, तो मैं तब आपको जवाब दे भी हूँ, मैं आपसे डिस्कस भी करूंगा। अभी मैं इस पोजीशन में ही नहीं हूँ, ना मैं उस पाथ पे हूँ कि जहां मेरे किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अर्निंग आ रही हो। तो इसलिए आपने भी यही सोच के अभी अपना कॉज को फोकस करना है। अभी कंस्ट्रेंट कम से कम, रुकावटें कम से कम रखें। ये जो मैंने अभी आपको ब्लॉकचेन का मैकेनिज्म बताया, इसको आपने याद रखना है, क्योंकि ये ब्लॉकचेन का मैकेनिज्म हमने वसीला में अभी अनकरीब बहुत जल्दी इंट्रोड्यूस कर देना है।